Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 2, chapter number 4. Now we'll start the basic instructions used in assembly language. जिसमें से हमारे पास जो पहली दो इंस्ट्रक्शंस हैं, one is the move instruction and the second is exchange instruction. इसका सिंटैक्स ये होता है कि मूव के बाद डेस्टिनेशन आता है, उसके बाद सोर्स ऑपरेंड है, यानी सोर्स की वैल्यूज को हम डेस्टिनेशन में कॉपी कर रहे हैं. जस्ट वर्ड वन मूव टू AX. अब AX ओवरराइट हो जाएगा और वर्ड वन की वैल्यू अनचेंजेबल होगी, यानी अनचेंज रहेगी वर्ड वन की वैल्यू, यानी जस्ट कॉपी करेंगे, कट नहीं होगा. सिमिलरली एक्सचेंज डेस्टिनेशन सोर्स PL AL को हम एक्सचेंज करना चाह रहे हैं. जस्ट लाइक स्वैप इंस्ट्रक्शन जैसे काम करती है कि हम एक AL है हमारे पास, उसकी वैल्यू को BL में मूव करना चाहते हैं और AL की वैल्यू को BL की वैल्यू को AL में रखना चाहते हैं. दोनों इंस्ट्रक्शन को हम स्वैप कर रहे हैं. तो उसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्सचेंज यूज होती है. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसकी एग्जांपल भी देख लें कि जैसे मूव हमने किया वर्ड वन को, तो पहले अगर वर्ड वन की वैल्यू 8 थी तो आफ्टर मूव ये वर्ड AX में भी 008 चला जाएगा. एक्सचेंज में देखें, अगर मेरे पास AH की वैल्यू ये है और हम ये वाली एक्सचेंज लगाते हैं AH BL को, तो AH की वैल्यू BL में चली जाएगी 05 और जो 05 था वो AH में आ गया और AH1A जो है वो BL में चला गया. तो ये आपस में दोनों स्वैप हो गए. लीगल कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑपरेंड्स फॉर मूव एंड एक्सचेंज इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पे हमने ये लर्न करना है कि कौन सी चीज़ को, किस सोर्स को किस डेस्टिनेशन में कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास सोर्स ऑपरेंड में जनरल रजिस्टर हो तो जनरल रजिस्टर जो है वो जनरल रजिस्टर में मूव हो सकता है, यस. सेगमेंट रजिस्टर में मूव हो सकता है, यस. मेमोरी लोकेशन पे मूव हो सकता है, यस. लेकिन कांस्टेंट में कोई चीज़ मूव नहीं होती. सेगमेंट रजिस्टर जनरल रजिस्टर में मूव हो सकता है, यस. सेगमेंट टू सेगमेंट मूवमेंट इज नॉट अलाउड. मेमोरी लोकेशन में जा सकता है लेकिन कांस्टेंट में मूव नहीं हो सकता. मेमोरी टू मेमोरी यहाँ लिखा हुआ है, मेमोरी टू मेमोरी इज नॉट अलाउड. अदरवाइज मेमोरी कोई भी हो, मतलब वेरिएबल्स हों, वो जनरल रजिस्टर में मूव हो सकते हैं, सेगमेंट में मूव हो सकते हैं, कांस्टेंट में डेफिनेटली मूव नहीं हो सकता. अगर कांस्टेंट हमारा सोर्स है और डेस्टिनेशन हमारा ऑपरेंड जनरल रजिस्टर है, जनरल रजिस्टर से मुराद AX BX CX DX अगर वो हैं तो हम जो है वो इसको मूव कर सकते हैं. लेकिन कोई भी कांस्टेंट सेगमेंट रजिस्टर में मूव नहीं हो सकता और मेमोरी लोकेशन में मूव हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट मूवमेंट इज आल्सो नॉट अलाउड. एक्सचेंज में भी वही है, मेमोरी टू मेमोरी लोकेशन इज एक्सचेंज इज नॉट अलाउड, यानी डेफिनेटली you have to use some register as operand when we exchange the memory location. तो एक मेमोरी लोकेशन हम किस रजिस्टर में रखेंगे, देन स्वैप इज पॉसिबल. अभी है कि मूव एक्सचेंज में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. तो रेस्ट्रिक्शन जो है वो ये समझ लें कि हम वर्ड को वर्ड में कॉपी कर सकते हैं, वर्ड को बाइट में कॉपी नहीं कर सकते, बाइट को वर्ड में कॉपी नहीं कर सकते. यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास मूव एक्सचेंज और सेकेंडली कि वर्ड वन ये एक मेमोरी है, वर्ड टू भी एक मेमोरी है, तो मेमोरी टू मेमोरी मूवमेंट इज आल्सो नॉट अलाउड. ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं कि वर्ड टू की वैल्यू को AX में रखें, देन AX को वर्ड वन में रख दें, तब ये लीगल है. सिंटैक्स क्या है हमारे पास, ऐड और सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन, दो इंस्ट्रक्शन है. इसमें भी वो ये डेस्टिनेशन है, सोर्स है. ऐड हम करते हैं वर्ड वन की वैल्यू को AX में, तो ऐड का मतलब ये है कि हमने सोर्स की वैल्यू और AX की वैल्यू दोनों को ऐड किया, जो रिजल्ट आएगा वो AX में स्टोर होगा, डेस्टिनेशन में जाएगा. सब्ट्रैक्शन के केस में भी यही है कि हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा डेस्टिनेशन की वैल्यू से और डेस्टिनेशन की जो रिजल्ट आएगा वो डेस्टिनेशन में सेव हो जाएगा. जैसे AL BL को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो BL की वैल्यू AL में से कॉपी सब्ट्रैक्ट होगी, जो रिजल्ट आएगा वो AL में जाएगा. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं कि जैसे वर्ड वन में AX हम ऐड कर रहे हैं, तो देखें कि AX की वैल्यू यहाँ पे 101 BC है,
वर्ड 1 की वैल्यू 0523 है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो AX तो वही रहेगा, लेकिन BX जो वर्ड 1 है उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, यानी दोनों को हमने ऐड करके जो रिजल्ट आया था हमारे पास ये बन गया। सिमिलरली AX BX को हम सब्ट्रैक्ट अगर करना चाहें तो देखें कि हमारे पास AX की वैल्यू क्या है 000 और यहाँ पे DX की वैल्यू 001 है। हम AX में से DX माइनस करेंगे तो ज़ाहिर है यहाँ 0 है, माइनस DX करेंगे तो उसके बाद AX की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यकीनन -1। तो -1 तमाम एफ अगर हों उसका 2's कंप्लीमेंट है तो -1 आता है, तो ये -1 आ गया। लीगल कम्बिनेशन ऑफ ऐड और सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन की वही रेस्ट्रिक्शंस हैं कि रजिस्टर टू रजिस्टर आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन इज अलाउड, मेमोरी टू मेमोरी लोकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट अलाउड। कांस्टेंट में हम चीज़ ऐड कर सकते हैं, कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन में भी ऐड हो सकता है, जनरल रजिस्टर में भी ऐड हो सकता है। यस। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और नेगेशन इंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन है। किसी भी वर्ड को अगर इंक्रीज करना है बाय 1, जैसे 2 था तो इंक्रीमेंट किया तो ये 3 हो गया। डिक्रीज करेंगे अगर पहले ये ई था तो ये डी हो गया। अच्छा नेगेट करेंगे तो 2 और 2 से जो है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट माइनस में चला गया। अब टाइप एग्रीमेंट मैं पहले इसमें बता चुका हूँ, जहाँ पे मैंने कहा था कि वो जो इलीगल है मेमोरी टू मेमोरी। तो ऐसे ही हमारे पास अगर बाइट है उसको अगर हम AX में रखेंगे दैट इज़ वर्ड, तो ये भी इलीगल होगा क्योंकि बाइट जो है वो AX में मूव नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारे पास वर्ड होता और यहाँ पे हमारे पास बाइट होता तो वो भी मूवमेंट इज़ नॉट अलाउड। हाँ अलबत्ता ये है कि अगर मेरे पास ये कन्वर्टर कॉमा में A है, ये करेक्टर कांस्टेंट है, इसको मैं AH में रख दूँ या AX में रख दूँ, तो वो चूंकि इसकी वैल्यू आस्की कोड बनेगा, आस्की कोड को EH में भी रखा जा सकता है और AX में भी रखा जा सकता है। तो इस तरीके से कांस्टेंट आप जो है वो किसी पे भी मूव कर सकते हैं। अब कुछ हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं हाई लेवल लैंग्वेज की जिसको हम असेंबली में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे B को हम असाइन करना चाहते हैं A की वैल्यू कॉपी होगी B, तो इसका जो है वो असेंबली में स्टेटमेंट ये होगी कि A को AX में मूव कर दिया जाए, देन AX को B में मूव कर दिया जाए। यानी पहले हम A की वैल्यू को AX में रखेंगे, देन AX की वैल्यू को B में रखेंगे। हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि मूव B, A, मेमोरी टू मेमोरी मूवमेंट इज नॉट अलाउड। सिमिलरली हमारे पास अगर 5 - A को मैंने A में रखना पुट करना हो तो 2 तरीके इसके हैं, जैसे यहाँ बताया गया कि आप पहले क्या करें 5 को AX में पुट करें, देन उस AX में से सब्ट्रैक्ट कर दें A, यानी 5 आएगा AX में, 5 - A सब्ट्रैक्ट हो गया, रिजल्ट कहाँ पे आ जाएगा AX में, और उस AX के रिजल्ट को हम यहाँ रख दें A में दोबारा वापस, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। या हम ये कर सकते हैं कि हम A को नेगेट कर दें, यानी इसको नेगेटिव बना लें, A को क्या बना दें नेगेटिव, नेगेट A, और फिर क्या करें A में 5 ऐड कर दें, तो जो 5 ऐड करेंगे नेगेटिव A में तो वो उसकी वैल्यू A में चली जाएगी। तो इस तरीके से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आगे हमारे पास ये थोड़ी सी एक्सप्रेशन बड़ी है, A को हम B -2 × A कर रहे हैं, गोया कि 2 को हम 2 दफ़ा माइनस कर दें, तो हम क्या कर रहे हैं पहले B को हम AX में रख रहे हैं, B हमारे पास AX में चला गया, देन सब्ट्रैक्ट A कर देंगे 1 दफ़ा, देन सब्ट्रैक्ट A कर देंगे 2 दफ़ा हो जाएगा। और क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है, लिहाजा हम क्या कर रहे हैं कि AX को हम A में मूव करेंगे, तो ये यहाँ पे मूवमेंट ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो ट्रांसलेट हो जाएगी इनटू असेंबली लैंग्वेज। अभी हम बात करेंगे कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। चैप्टर नंबर 3 में हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था कि कोड, डाटा और स्टैक होता है हर प्रोग्राम के अंदर, तो हम उसको 1 बाय 1 प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखते हैं कि अगर जब हम प्रोग्राम के सेगमेंट बनाते हैं तो ईच प्रोग्राम सेगमेंट इज ट्रांसलेटेड टू मेमोरी सेगमेंट बाय द assembler. So we will use the simplified segment definition that were introduced for the Microsoft Macro Assembler. मैसे में किस स्ट्रक्चर में हम ये प्रोग्राम लिखते हैं, तो आइए देखते हैं। पहले तो ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बता देता हूँ, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर इन तमाम चीज़ों को हम इकट्ठा कर लें तो हमारे पास मॉडल है,
स्टैक है, डाटा है, कोड है, ये मेन जो स्ट्रक्चर है, और मेन उसके बाद प्रोसीजर है, मेन एंड भी है, और देन एंड मेन है। इनको हम डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले आने वाले इंस्ट्रक्शंस में, लेकिन फिलहाल हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पे कोड होता है, डाटा और स्टैक होता है, तो वहाँ पे हम जब डॉट मॉडल लिखते हैं मेमोरी का, तो जैसे प्रोग्राम में यहाँ मैं पहले बता चुका हूँ कि डॉट मॉडल स्मॉल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी आपका प्रोग्राम असेंबली में रन होगा वो मेमोरी कितनी लेगा, किस लेवल की लेगा, कितना साइज़ हम उसको एलोकेट करेंगे, डाटा के लिए कितना साइज़ होगा, इंस्ट्रक्शन के लिए कितना साइज़ होगा, या हम उसकी कोडिंग जो आपकी कोड कर रहे हैं या वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उनके लिए कितना साइज़ होगा। तो ओवरऑल पूरा प्रोग्राम कितना बड़ा मेमोरी का एरिया ऑक्यूपाई करेगा, तो इसको हम कहते हैं मेमोरी मॉडल्स। अब मेमोरी मॉडल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे स्मॉल मॉडल है, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, मीडियम है, कम्पैक्ट है, लार्ज है, ह्यूज है। तो अगर स्मॉल मॉडल होगा तो इसका मतलब ये है कि कोड वन सेगमेंट में होगा, डाटा भी वन सेगमेंट में होगा। अगर मीडियम होगा तो कोड इन मोर देन वन सेगमेंट, डाटा इन वन सेगमेंट। और कम्पैक्ट अगर होगा तो कोड इन वन सेगमेंट, डाटा इन मोर देन वन सेगमेंट। और अगर लार्ज होगा तो कोड इन वन मोर देन वन सेगमेंट, डाटा आल्सो इज मोर देन वन सेगमेंट, बट नो एरे लार्जर देन 64,000 बाइट्स। यहाँ पे एरे का साइज 64K से बाइट से बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसका साइज यूज कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें अनलिमिटेड हो जाएंगी। आपका डाटा भी, कोड भी, एरे भी, आप मोर देन वन सेगमेंट उसको में आप सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स सी डाटा सेगमेंट में हम क्या करते हैं। डाटा सेगमेंट बेसिकली वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए होता है या कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए होता है, जहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं कांस्टेंट की और वेरिएबल्स की। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन वर्ड 2 डिफाइन वर्ड 5, मैसेज है दिस मैसेज, इक्वेट है, कांस्टेंट हमने डिक्लेयर किया मास के नाम से। स्टैक सेगमेंट में हम क्या करते हैं जी, हमारे पास एक स्टैक होता है, उसका साइज दिया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये साइज है 1 किलोबाइट होता है, लेकिन हम एक्सप्लिसिटली इसको 100H कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये हम ओमिट कर दें तो ये 1 किलोबाइट बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्टैक एरिया। स्टैक का पर्पज़ क्या होता है, ये फंक्शन कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है। और एक्सप्लिसिटली भी चैप्टर नंबर हम 8 में हम जाकर पढ़ेंगे कि हम एक्सप्लिसिटली भी स्टैक को यूज़ कर सकते हैं, और उसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 8 में जाकर पढ़ेंगे। कोड सेगमेंट में, जैसा कि कोड का मतलब है इंस्ट्रक्शंस सेगमेंट है हमारा, जो भी आप असेंबली में इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो डॉट कोड फेज के अंदर लिखते हैं। तो डॉट कोड का जो पोर्शन है वहाँ पे हम नेम इज़ ऑप्शनल, और हर जो कोड लिखेंगे उसमें हम प्रोसीजर बनाएंगे, और हर प्रोसीजर प्रॉक से स्टार्ट होता है और एंड पी पे ख़त्म होता है, और हर प्रोसीजर का एक नाम होता है, और दरमियान में उसकी बॉडी होती है जहाँ पे हम अपने काम करते हैं, अपना मेड्यूल लिखते हैं, अपनी कोडिंग करते हैं। पीस ऑफ कोड लिखा जाता है जो कोई काम करता है, ठीक है। तो नेम जो है वो बेसिकली प्रोसीजर का नेम है, और आगे चल के, बल्कि आगे मैं डिटेल जब पढ़ाऊँगा प्रोग्राम की तो उसमें इसको मज़ीद फर्दर जो है वो डिस्क्राइब करूँगा। मिसाल के तौर पे कोड की एक एग्जांपल है जी, मेन प्रॉक मेन एंड पी। तो इस तरीके से लिखेंगे, मेन प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस, अदर प्रोसीजर गो हेयर। यानी आप एक से ज़्यादा प्रोसीजर भी लिख सकते हैं डॉट कोड पोर्शन वाले में, लेकिन उनमें से एक को मेन रखा जाएगा। तो ये अगर हम तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर दें तो हमारे पास इस तरह की शेप बन जाती है कि हमारे पास डॉट मॉडल स्मॉल है, स्टैक हमारे पास 100H है, डॉट डाटा है जहाँ पे हम डाटा डेफिनेशन लिखेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। डॉट कोड के अंदर हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसीजर की फॉर्म में लिखा जाता है। एक से ज़्यादा प्रोसीजर भी लिखे जा सकते हैं, और जिस प्रोसीजर से हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी होती है उसको एंड कीवर्ड के बाद लिखते हैं। जैसे यहाँ एंड मेन लिखा है, मेन इज़ नॉट रिजर्व वर्ड, यहाँ पे एम भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, अपना नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोग्राम का स्ट्रक्चर और इसके बारे में डिस्कशन। और पीछे हमने जो पढ़ा है कि हाउ जो इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिक, कि मूव कैसे काम करता है, ऐड कैसे काम करता है, सबट्रैक्ट, इंक्रीमेंट, एक्सचेंज, ठीक है। और उसके बाद प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। तो आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि अगर हमने इनपुट और आउटपुट परफॉर्म करना हो
यानी इनपुट कौन सी इंस्ट्रक्शन होती हैं और आउटपुट को इंस्ट्रक्शन कौन सी होती हैं। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।